अब बात कर लेंगे हरियाणा की। हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया। हरियाणा सरकार ने तय किया है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में कैटेगरी बनाई जाएगी, यानी हरियाणा देश का पहला राज्य होगा जहां कोटे में कोटा मिलेगा। नायब सैनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर राज्य को अधिकार दिया है। अब अनुसूचित जातियों की जो जातियां वंचित रह गई हैं उनके लिए अलग कोटा बनाकर आरक्षण दिया जाएगा। इसको लेकर मायावती ने बीजेपी पर जबरदस्त अटैक किया। मायावती ने कहा हरियाणा सरकार का फैसला दलितों को बांटने की कोशिश है, बीजेपी आरक्षण को खत्म करने में लगी हुई है। तो ये वो तमाम नेता हैं जो अब इस पर अटैक करेंगे, चाहे आप मायावती की बात कर लीजिए चाहे दूसरे दलों की बात कर लीजिए जो जाति विशेष की राजनीति करते हैं। और ऐसे में मायावती सबसे पहले आगे आई हैं और कह रही हैं कि ये दलितों को बांटने वाला फैसला लिया है हरियाणा की सरकार ने। हर्षवर्धन जी, इसे कैसे देखा जाए, इसकी बड़ी पिक्चर कैसे देखी जाए? ये फैसला सबसे पहले अगर हरियाणा लागू कर रहा है, नई नवेली सरकार लागू कर रही है, पीछे वजह क्या है? मुझे लगता है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये महात्मा गांधी के विचार को अमल में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये संविधान सभा की बहस में जिस आरक्षण को वंचितों को, उसमें जो शब्द है वो वंचित ही है, बाद में तो दलितों में भी अलग अलग जातियां जोड़ दी गई, ओबीसी आयोग बना, ओबीसी भी अलग से जुड़ गया, लेकिन मूल रूप से जो आरक्षण जो कोई भी वंचित है उसको मिले। और एक समय के बाद जब जो लोग आरक्षण लगातार पा रहे हैं, अगर कोई एक वर्ग है जिसको आरक्षण मिल रहा है और कोई बड़ा वर्ग है जो छूट रहा है, उनको आरक्षण देने की व्यवस्था हो। भारतीय जनता पार्टी ने साहस का काम किया है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एससी एसटी में भी ताकतवर जातियां हैं, उन जाति समूहों से इतर जो बड़ा समाज था वो भाजपा के साथ रहा। जब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया तो उस वक्त बहुत तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई, और तब भी मैं कहानी कुर्सी की में लगातार ये बोलता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को जाति जाति नहीं करना है, लेकिन जातियों में जो वंचित हैं, जातियों में जो छूट गए हैं, जो पीछे रह गए, उनको आगे लाने का रास्ता तलाशना होगा। वो ये रास्ता है। नायब सिंह सैनी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए। और बड़ी स्पष्टता से नायब सिंह सैनी ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार किसी एक को उठा के सब दे देगी। उसमें वंचितों को जो जो हिस्सा है वो देखेगी, किनको ज्यादा मिल गया है, उनके कुछ हिस्से कम होंगे, दूसरे को ज्यादा होंगे, लेकिन ओवरऑल ये पूरे एससी एसटी को एम्पावर करने वाला फैसला है। इससे किसी और समाज का कोई लेना देना है भी नहीं। अब इसे तो मायावती अवधेश जी इस रूप में देख रही है ना कि आप दलितों को बांट रहे हैं, आप दलितों को बांटकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन राजनीति असल में कौन कर रहा है ये तो समझ में आ ही रहा है ना। नहीं, दलितों के नाम पर अभी तक जो लोग राजनीति कर रहे थे उन्होंने दलितों में ही एक जिसको बोलते हैं सामंती वर्ग, एक सुविधा संपन्न वर्ग, एक एलिट क्लास पैदा कर दिया। और वही नौकरी में, वही सत्ता के हिस्सेदारी में, वही वित्तीय हिस्सेदारी में हावी थे। उसके विरुद्ध दलितों के अंदर ही एक विद्रोह था और यह चेतना देश भर में फैली थी। पंजाब ने इसके को लेके प्रस्ताव पारित किए थे, आंध्र प्रदेश ने, तेलंगाना ने, कर्नाटक ने, सभी राज्यों में इस प्रकार की थी। और तभी तो यह मुकदमा आया था यहां कि भाई इसमें जो वंचित है वो तो वंचित है, बड़े वर्ग वंचित है, उसमें छोटी छोटी जातियां हैं जिनकी संख्या कम है, वो संगठित नहीं हो सकते, वो वोट बैंक इतना बड़ा नहीं हो सकते अगर वो अलग अलग बटे रहे तो। इसीलिए इन नेताओं ने जाति उस दलित के नाम पर राजनीति करते हुए दलितों के अंदर ही एक हाशिए में पड़ा हुआ है वंचित वर्ग ऐसा पैदा कर दिया, जिसको आगे लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। इसके विरुद्ध बहुत बहुत आंदोलन हुए हैं। तो ये तो मांग थी कि समानता के, इक्वलिटी बिफोर लॉ अगर करना है, समाज में जो है इक्वलिटी इन सोसाइटी लानी है, तो ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाना होगा। उसमें आरक्षण अगर सामाजिक न्याय का एक अस्त्र है तो उस आरक्षण को भी समान रूप से लागू करना होगा। और हरियाणा सरकार के शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन का ये रिकमेंडेशन था चुनाव के पहले, और यहां से एक शुरुआत हो गई। और दलितों ने देखा है इस वर्ग ने कि किस प्रकार से बाकी हमारे नाम पर राजनीति करने वाले पार्टियों ने
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध किया। उन्होंने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, सड़कों पर उतरे हैं, गोष्ठियां कर रही हैं। तो ये तो एक नया विद्रोह है अपने समाज के अंदर सुविधा संपन्न वर्ग के विरुद्ध। उस विद्रोह को शांत करने की दृष्टि से और एक कदम उठाया गया है, उठाया ही जाना चाहिए था। जब तक आरक्षण है उसकी समय पर समीक्षा, उसमें से आरक्षण के जातियों में से वंचित वर्ग को बार बार उसमें से लाने, जो हैं जो इनको मिल गया है उनके लिए एक सीमा बनाने, इसकी आवश्यकता है और यह तार्किक कदम है। देखिए, एक तरफ हरियाणा की नई सरकार ने यह फैसला लिया है तो दूसरी तरफ बिहार में इन दिनों हलचल बढ़ी हुई है, चूंकि गिरिराज सिंह हिंदुओं को एकजुट करने के मिशन पर निकल पड़े हैं। भागलपुर टू किशनगंज यात्रा निकाल रहे हैं। पूरा जत्था आज कटिहार में है। गिरिराज सिंह ने सबसे पहले शिव मंदिर चौक यज्ञशाला में पूजा अर्चना की। यात्रा शाम को नगर भ्रमण करते हुए पूर्णिया के लिए रवाना हो जाएगी। गिरिराज सिंह ने कटिहार से एक बार फिर हुंकार भरी है और कहा कि हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। जिसे इस आयोजन से दिक्कत है वो 10 दिन अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में रहे। लव जिहाद क्या होता है, जमीन जिहाद क्या होता है, सब समझ में आ जाएगा। जिनको ऐतराज है मेरी बात से, मैं उनसे निवेदन करता हूं 10 दिन आकर के कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में रहें, तब पता चलेगा कि लव जिहाद किसको कहते हैं। पहले तो लड़कियों का होता था, अब लड़कों का भी हो रहा है लव जिहाद। किसको कहते हैं लैंड जिहाद। अगर देखना हो, थूक जिहाद तो आपने सुन ही लिया, शिक्षा जिहाद भी मेरे बेगूसराय में। सब मिलकर के रहो तो सशक्त, संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू। संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू। बटोगे तो कटोगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ एक बयान अब कैसे तमाम हिंदूवादी नेताओं ने पकड़ा है और उसके इर्द गिर्द उनकी सियासत घूम रही है, वो आप गिरिराज सिंह के इस बयान से भी समझ सकते हैं, उनकी इस यात्रा से भी समझ सकते हैं। विजय जी, समझना मुझे ये है कि ऐसी यात्राओं से बदलता क्या है, कोई प्रभाव पड़ता है क्या वाकई में ऐसी यात्रा निकलने से हिंदू एकजुट हो जाता है या ध्रुवीकरण भी हो पाता है? एक यात्रा से कोई भी कुछ हो जाता है, बदल जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन एक यात्रा जो है वो किसी चीज को, किसी विचार को शुरू करने के लिए, किसी विचार को जगाने के लिए एक ट्रिगर पॉइंट के तौर पर, चिंगारी के तौर पर काम में आ सकती है। और गिरिराज सिंह जी बहुत लंबे समय से हिंदू समाज को जगाने की कोशिश में अपने लगे हुए हैं अकेले। मुझे नहीं पता पार्टी का कितना सपोर्ट है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियली तो भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की यात्रा तो नहीं है। लेकिन एक केंद्रीय मंत्री केवल एक समाज को संगठित करने की बात तो ठीक है, लेकिन दूसरे समाज के खिलाफ यदि उस यात्रा को देखा जाएगा तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। और कोई हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं तो क्या आपत्ति, कोई अपने समाज के लिए, स्वाभिमान के लिए, उसको जगाने के लिए भी निकाल रहा है, एकजुट करने के लिए भी निकाल रहा है, तो भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसके कोई रिपरकशंस तो नहीं होंगे क्या, कोई वहाँ पर माहौल ख़राब होगा या नहीं होगा। और दूसरी बात है, जो लव जिहाद, लैंड जिहाद, तमाम तरह की जिहाद की बात कर रहे हैं, तो गिरिराज सिंह जी तो मेरे ख्याल से पिछले 40 साल से उसी इलाके में रह रहे हैं और उसमें से 15 साल से 20 साल से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जो नीतीश कुमार जी हैं वो सरकार में आते जाते रहे हैं। तो सवाल तो ये उनके साथ भी होना ही चाहिए था कि भाई ये सब हुआ क्यों आपके रहते हुए। आज जब वो जागे हैं तो उससे पहले 20 साल, 25 साल, 30 साल, 10 साल जो भी रहे हों, उसमें ये सब क्यों बदला। उस समय गिरिराज सिंह जी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी, उनके नेता क्या कर रहे थे। या केवल अब वो समझ रहे हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी में सुशील मोदी जी एक जमाने तक नेता होते थे, अब वो नेता नहीं रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में एक लीडरशिप वैक्यूम हो गया है और नीतीश कुमार जी कमजोर हो रहे हैं। तो क्या वो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं हिंदू जागरण के बहाने? ये भी कर रहे हो तो भी आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा ऐसा नहीं है। वो अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसको मुझे लगता नहीं कि उनको बहुत सवाल खड़े करके उनकी यात्रा को देखना चाहिए। बस इतना ध्यान रखें कि कोई बहुत बड़ी घटना, दुर्घटना ना हो।
ठीक है, फोकस तो समीर जी उन इलाकों पर है ना, वो इलाका सीमांचल का जहां बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। ये जब यात्रा निकाल रहे हैं हिंदुओं को एकजुट करने की, इससे वहां कुछ बदल सकता है? देखिए सीमांचल का जो एरिया है वहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ प्रदर्शन कभी भी नहीं अच्छा रहा था। तो क्या गिरिराज सिंह वहाँ पर पदयात्रा करेंगे तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा हो जाएगा? ये तो संगठन का काम है ना, कि वहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी कमजोर है वहाँ संगठन काम करता है। और राष्ट्रीय स्वयं संघ ऑलरेडी वहाँ पर जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। गिरिराज सिंह तो मोदी सरकार में मंत्री है और ये कोई पार्टी का कार्यक्रम भी नहीं है कि पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी हो तो पार्टी का कार्यक्रम कर रहे हैं। राज्य सरकार इससे सहमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड इससे इत्तेफाक नहीं रख रही है। भारतीय जनता पार्टी खुलकर इस यात्रा का समर्थन नहीं कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि अचानक जो लगातार बयान गिरिराज सिंह देते रहते थे, ट्विटर पे एक्टिव रहते थे, बयान देते रहते थे, अब उन्हें लग रहा होगा कि अब ट्विटर से और बयानों से बाहर निकलना है अब मुझे पदयात्रा करके एक बड़ा नेता बनना है, हिंदू हृदय सम्राट बनना है बिहार में। क्योंकि बिहार में अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई लोकप्रिय चेहरा वहां ऐसा है नहीं कि जो लोगों के बीच हिंदू हृदय सम्राट के रूप में अपनी छवि बना सके या वहां की जनता को संगठित कर सके जिस तरीके से वो लेके चल रहा है। मुझे लग रहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य उनका व्यक्तिगत था। अब आप केंद्र में मंत्री, अगर आप यात्रा करोगे तो केंद्र में जो आपके पास जिम्मेदारी विभाग की, वह काम कौन देखेगा? या तो आप कह दीजिए प्रधानमंत्री मोदी से कि मुझे केंद्रीय मंत्रिमंडल जिम्मेदारी से मुक्त कीजिए, मैं 2025 तक हिंदुओं को संगठित करना चाहता हूं, बिहार में सरकार लेकर आऊंगा, उसके बाद मैं कैबिनेट में शामिल होऊंगा। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वो कर रहे हैं उससे किसी का खुलकर समर्थन भी नहीं है। तो अब यह देखना होगा कि पार्टी का रुख क्या होता है। क्या यही पदयात्रा जो उन्होंने कुछ दिनों के लिए शुरू करी है उसके बाद वो वापस शांत हो जाते हैं, या कोई नई पदयात्रा नए नाम से नए रूप में लेकर निकलते हैं? क्योंकि गिरिराज सिंह मानने वाले तो है नहीं, 4 दिन शांत बैठेंगे फिर नए रूप से आएंगे। तो अब ये देखना होगा। और इस उनकी जो पदयात्रा है इससे कोई उनका सहयोगी दल जनता दल के बहुत खुश नहीं हो रहा होगा, अंदर ही अंदर वो असर हो रहा होगा। क्योंकि जनता दल का भी जो एक बड़ा वोट बैंक जुड़ा हुआ है, उन्हें भी इस बात की दिक्कत होगी कि अगर ये इस तरीके से यात्रा करेंगे तो जनता दल यूनाइटेड को भी इस तकलीफ होने वाली है। अभी तो अकेले कर रहे हैं, अभी तो किसी पार्टी का कोई समर्थन इनको है नहीं। भारत में एक पंक्ति, भारत में हिंदुओं के नाम पर क्या कोई कार्यक्रम करने पर विपक्षी दल या कोई खुल के समर्थन में आता है? वो तो आता नहीं है कभी। वो तो सेकुलरिज्म चीजें हो जाती है। तो इसीलिए जो सिचुएशन है वो दूसरे प्रकार की है। लेकिन जनता दल यू में भी ऐसा नहीं है कि इसका समर्थन नहीं है, बहुत सारे लोगों का समर्थन है। हालांकि ये ज्यादा तैयारी और ज्यादा लोगों से मिलजुल के एक फॉलो अप एक्शन के साथ खुलकर यात्रा के बाद आए, हाँ खुलकर नहीं आते हैं। हमारे देश में तो खुलकर जो है बहराइच की यात्रा वहां से क्यों निकल गई इसके लिए बोला जाता है। तो देश एक और खबर देखिए बिहार से ही है। बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई। ईडी ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा ईडी ने विधायक गुलाब यादव को भी गिरफ्तार कर लिया है। ईडी लगातार मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति मामले में आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ जांच कर रही थी। ईडी को जांच में आईएएस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिलने की बात सामने आई थी, जिसके बाद संजीव हंस को गिरफ्तार किया गया था।